हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम वनडे एग्ज़ाम्स को बेसिकली टारगेट करते हैं। यहाँ पर हमारा पर्पज़ रहता है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए हम टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन केस अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए पहले आप कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देख लीजिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे 10 से 15 दिन में कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज विथ टाइम इम्प्रूव होती जाएगी और किस तरह से आप मॉक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो हमारे 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला प्रश्न किया था, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज भारत करता है मिस्र देश के साथ। इस साल के लिए वेन्यू भी मिस्र ही था, अंशास के जगह पर ये इवेंट हुआ है और ये इसका चौथा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। तो 2028 के लिए हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि हम मेज़बान रहेंगे, लेकिन अब हमने इस चीज़ को वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है। तो ये राज्य है तेलंगाना। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो 10 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमारी थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार, यानी कि हार्मोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित थीम क्या थी? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। तो इस साल विश्व होम्योपैथी दिवस के लिए दो थीम थी, एक इंटरनेशनल और दूसरी नेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। ये योजना है उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का निधन हो गया। उन्होंने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो राजीव गांधी के टाइम पे ये पर्यटन मंत्री थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है। तो ये है हमारी इंडियन नेवी शिप सुनैना। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित ICCF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में किन भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली। अगला है, किस बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद लॉन्च कर दिया है। नाम से पता चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए। ये योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी। तो 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर कितनी है। ये है 6.9%। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो 9 से लेकर 23 अप्रैल तक। इस साल के लिए हमारी थीम है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्वांटम उपकरणों के लिए अमेरिका में UTORNL गवर्नर चेयर के पद पर नियुक्त कर दिया है। तो दीप जरीवाला को। और आखिरी प्रश्न था हमारा, CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 से किन कक्षाओं के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं।
अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। बाकी अब आपका बिना टाइम लेते हुए चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है? तो हमारा ये प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, जिसके लिए विनर रहेंगे इस साल कैलाश सत्यार्थी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी क्यों है? क्योंकि ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं 2014 में, ठीक है। इसी के साथ 2025 में अगर हम बात करेंगे तो नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? याद रखिएगा, मारिना कोरिना मचाडो को। बहुत ही चर्चे में रही। पहली बार तो ये तब न्यूज़ में थी जब इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ये वेनेजुएला देश से हैं। दूसरी बार अगेन चर्चे में आई जब इन्होंने अपना ये इम्पॉर्टेंट ऑनर गिफ्ट कर दिया था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों किया था ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ पर्पज़ है दोबारा रिवाइज़ करना, ठीक है। इसी के साथ नोबेल पीस प्राइज़ के अलावा जितने भी आपके प्राइज़ होते हैं नोबेल अवार्ड्स में, उनके नाम याद रखिएगा। स्पेशली 2 ही आपसे पूछा जाता है, पहला नोबेल पीस प्राइज़ और दूसरा आपसे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फील्ड, ठीक है। तो 2025 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको प्रेजेंट किया गया था? इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम था लैज़लो क्रास्नोहोरकाइड, ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है। और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? हंगरी देश को बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों कम से कम जो अवार्ड्स हैं नोबेल अवार्ड्स में, वो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 2025 के विनर्स हैं, कंट्री भी साथ साथ याद रखिएगा। तो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के 5वें संस्करण के लिए चुन लिया गया और ये पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। पुरस्कार की प्राप्तकर्ता देख लेते हैं एक बार। 2022 में इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेकेंड एडिशन जो इसका हुआ वो 2023 में हुआ। आशा भोसले विनर थी उसमें। 2024 के प्राप्तकर्ता थे इसमें अमिताभ बच्चन। 2025 में ये अवार्ड दिया गया कुमार मंगलम बिरला को और फाइनली 2026 में, जो कि इसका 5th नंबर का एडिशन है, वो दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी को, जो कि 2014 में ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज़ जीत चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च कर दिया है? ये दुनिया का पहला कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क है और इसको लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का यूज़ करके, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 6 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर के नेटवर्क को व्यावसायिक रूप से तैनात करने वाला पहला देश बन चुका है और ये नेटवर्क 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक की डाउनलोड और 1 Gbps तक की अपलोड गति को सपोर्ट करता है। U6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो है ये 6425 to 7125 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति रेंज में काम करता है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काम करेगा और इसे व्यापक रूप से गोल्डन स्पेक्ट्रम भी माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में फैक्ट्स देखेंगे तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, मुद्रा यहाँ पर चलती है दिरहम, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा UAE। ये दुनिया का पहला कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क को यूज़ करने वाला पहला देश बन गया यूजिंग द U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम, ठीक है।
यूएई के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे अभी अपकमिंग इवेंट्स हैं। यूएई बहुत सारे इवेंट्स के लिए क्योंकि वेन्यू रहता है। इसमें जो सबसे पहला आपका इवेंट है वो है 2026 का यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से 2 देश मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, यूएई के साथ साथ यहाँ पर सेनेगल देश मिलकर इसको होस्ट करेगा। ठीक है, वेन्यू अभी तक डिसाइडेड नहीं है, को होस्ट याद रखिएगा कौन से 2 देश इसको मिलकर होस्ट करेंगे। फाइन। और ये कब होगा, तो ये दिसंबर 2026 में होगा। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है एपिडेक 2026 और ये एनर्जी बेस्ड कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए वेन्यू इस साल है अबू धाबी। इसी तरह से यहाँ पर अबू धाबी में गल्फ फूड नाम का एक इवेंट भी हो रहा है। ये फूड से रिलेटेड एक इवेंट है और ये अभी शायद अप्रैल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स कहीं पर होते हैं उनके वेन्यू ध्यान में रखने होते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट ने पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल कर लिया है? कौन सी पेंगुइन की ये स्पेशीज़ है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? ये है आपकी एम्परर पेंगुइन। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट ने इनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया है। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि अंटार्कटिका की जो सी आइस है वो काफ़ी हद तक मेल्ट होती जा रही है, उसकी वजह से इनके लिए एक परेशानी का खतरा है। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने सम्राट पेंगुइन की प्रजाति को IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त से बदलकर सीधे लुप्तप्राय में घोषित डाल दिया है। बेसिकली एम्परर पेंगुइन के साथ IUCN ने अंटार्कटिक फर सील को अपनी रेड लिस्ट में संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न से अपग्रेड करके आधिकारिक तौर पर लुप्तप्राय घोषित किया है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिक फर सील को इन्होंने लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी से हटाकर लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशीज़ के याद रखिएगा कि पहले कौन से स्टेटस थे, पहले कौन सी कैटेगरी में आते थे और बाद में इनको कौन सी कैटेगरी में डाला गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, एम्परर पेंगुइन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और यहाँ से भी कई बार 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूजुअली ऐसे इस क्वेश्चंस में IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी स्पेशीज़ कौन सी कैटेगरी में आती है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेशीज़ जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर है आपका काओ विट गिबॉन और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चीताज़ और हमने देखा था किस तरह से प्रोजेक्ट चीता को एक्सटेंड किया गया जिसकी वजह से हमारे चीताज़ न्यूज़ में आ गए थे और ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्पेशीज़ अगर न्यूज़ में आया करे तो उसकी IUCN रेड लिस्ट में जाकर चेक कर लिया करिए कि उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ कर दिया है? आरोग्य वन इनिशिएटिव है नितिन गडकरी का, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका पर्पस क्या है? जो भी खाली ज़मीनें पड़ी होती हैं किनारे पर नेशनल हाईवेज के, वहाँ पर मेडिसिनल प्लांटेशन करना। ठीक है, तो इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैसे कि नीम, तुलसी और अश्वगंधा वगैरह। इन वृक्षारोपण क्षेत्रों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नितिन गडकरी। कौन है नितिन गडकरी? ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। अमित शाह हमारे हैं होम मिनिस्टर हैं। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जलविद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी। ये परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है 1200 मेगावाट का ये कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपको बताना है कि ये कौन से रिवर पर प्रपोज्ड है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोहित रिवर पर। ठीक है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2026 में इस परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में लोहित नदी बेसिन में स्थित है। कुल स्थापित क्षमता यहाँ पर कितनी है? 1200 मेगावाट, जिसमें 6 × 190 मेगावाट और 1 × 60 मेगावाट की इकाइयाँ शामिल हैं।
इसे THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जाएगा। लोहित नदी की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोहित रिवर। जो भी रिवर्स न्यूज़ में आया करें उनको भी ध्यान रखा करिए, जैसे पिछले दिनों हमारी सरस्वती रिवर न्यूज़ में आई थी, इसी तरह से मूसी रिवर न्यूज़ में आई, और तेलंगाना में कुछ इसका वर्क चल रहा था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आई थी। इसी तरह से नून रिवर न्यूज़ में आई, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक और रिवर है जिसका नाम है सकरनी रिवर, ये भी न्यूज़ में आई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर हमने देखा था कि मतुका रिवर न्यूज़ में आई थी, और काफ़ी ज़्यादा ये क्योंकि डिग्रेड होती जा रही है इस वजह से चर्चे में थी, और ये वाराणसी में लोकेटेड है। ठीक है, तो जो भी रिवर्स न्यूज़ में आया करें उनकी लोकेशन एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डी ऑप्शन, मिस्टर संजय खन्ना। ठीक है, संजय खन्ना को BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है, और वो इस पद पर 31 मई 2029 तक रहेंगे। इससे पहले वो कंपनी में निदेशक रिफाइनरी के पद पर कार्यरत थे। BPCL की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1976 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई शहर में। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, संजय खन्ना। BPCL हमारी किस तरह की कंपनी है? ये हमारी एक महारत्ना कंपनी है। इंडिया के अंदर कितनी टोटल महारत्ना कंपनीज़ हैं? तो टोटल हमारे पास 14 कंपनीज़ हैं। लेटेस्ट हमारी महारत्ना कंपनी कौन सी थी? ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको अभी रिसेंटली 2025 के लास्ट में अनाउंस किया गया था कि ये महारत्ना कंपनी बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग जारी हो गई है 2025 के लिए, और इसमें इंडिया को रखा गया है 19वें स्थान पर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम विश्व व्यापार संभावनाएं और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत निर्यातकों की सूची में 19वें स्थान पर आता है। भारत का निर्यात मूल्य 4,45,278 मिलियन डॉलर है, और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 1.70% है। 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक व्यापार वृद्धि में एशिया का दबदबा है। इस क्षेत्र में निर्यात में 9.5% और आयात में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे स्थान पर यहाँ जर्मनी है। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 19, और फर्स्ट पोजिशन पर आता है चाइना। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट के मामले में, तो हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? ये है US। ठीक है, और US के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है UAE, इसके बाद चाइना और नीदरलैंड्स जैसे देश भी आते हैं। तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा, हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? ये है US। यहाँ पर हमने बात करी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसरो का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस जो इवेंट है, इसके लिए इनका 2nd एडिशन था, और ये इवेंट इस साल कहाँ पर हुआ है? तो बेंगलुरु शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके आयोजक कौन हैं? तो ये सम्मेलन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इस्ट्रैक और भारतीय अंतरिक्ष संघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष अन्वेषण, मिशन संचालन और उभरती हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में वैश्विक विशेषज्ञों और उद्योगपतियों को एक साथ लाना। थीम रखी गई इस इवेंट के लिए स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी, यानी इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंगलुरु शहर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी इसरो की, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसी तरह से US की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। नासा बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ दियर आर्टेमिस 2 मिशन, जिसके अंतर्गत इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा है। ठीक है, और इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 3 मेल्स हैं और एक फीमेल है। जो फीमेल है इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इनका नाम था क्रिस्टीना कोच। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिस्टीना कोच इसी के साथ फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो मून की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक का टर्नओवर पार करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बन गई है? फर्स्ट इंडियन FMCG कंपनी कौन सी है जिसने कि 1 ट्रिलियन रुपीस का जो टर्नओवर मार्क है इसको क्रॉस कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में? यह है कंपनी अमूल। ठीक है, जिसके बटर आप खाते हैं बहुत।
तो अमूल भारत की पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर का आंकड़ा छुआ है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्ज की। अमूल की बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। इसके संस्थापक हैं त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल और इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमूल कंपनी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे कि रेवेन्यू के हिसाब से कौन सी कंपनी है जो फर्स्ट पर आती है, ये है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे कि रेवेन्यू के मामले में कौन सी कंपनी है जो सबसे ऊपर है पूरे दुनिया में, ये है न्वीडिया। ठीक है, एंड यहाँ पर साइलेंट है, वीडिया इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2026 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर लिया है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर और राष्ट्रव्यापी सेलिब्रिटी एंडोर्सर नियुक्त कर दिया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रणवीर सिंह। और इसी तरह पिछले दिनों हमने सुदर्शन पटनायक के बारे में पढ़ा था। सुदर्शन पटनायक कौन है, ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए बनाए गए हैं, तो ये हमारा सेंसस 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, सेंसस 2027 जो है ये हमारा 16 नंबर का सेंसस है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस को गोवा के पणजी शहर में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अध्यक्षता इसकी किसने की है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इसमें जोन 7 के राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों ने भाग लिया। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश कुछ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और विधायी निकायों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोवा की कैपिटल पणजी में ये इवेंट हुआ है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर प्रमोद सावंत। और यहाँ पर अगर हम बात करें गोवा के गवर्नर की, तो यहाँ पर गवर्नर कौन है, पुसापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, ये यहाँ पर फिलहाल गवर्नर है। किसी भी राज्य से आपको ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए कि वहाँ की कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी, राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको कि नोटिफाई किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने एज द नेशनल रिपोजिटरी। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है अघारकर अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में है और दूसरा है भावसागर रेफरल सेंटर जो कि केरलम में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संस्थान 1 की बात करेंगे तो समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र के भावसागर को समुद्री नमूनों के लिए चुन लिया गया। संस्थान 2 जो है अघारकर अनुसंधान संस्थान, इसको कवक और अन्य जैविक नमूनों के लिए चुना गया है। तो ये अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत जारी की गई। उद्देश्य क्या है, इन केंद्रों का उपयोग जैव विविधता के नमूनों को सुरक्षित रखने और भविष्य के अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में किया जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको नोटिफाई किया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा एज द नेशनल रिपोजिटरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है। सबसे पहले समझते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या है हमारा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ओजोन क्षयकारी पदार्थों से बचाने और 1 जनवरी 2010 तक इनके उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, ओजोन लेयर के साथ ये संधि 1987 में लागू की गई थी जिसकी पुष्टि 197 देशों ने की थी। भारत 19 जून 1992 को इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बन गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो प्रोटेक्शन है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का उसको फेज आउट करेंगे कब तक। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2027 तक। ठीक है, अगले साल ये हमारा टारगेट है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि 31 दिसंबर 2027 के बाद नए या अतिरिक्त हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाएगी। क्या होते हैं HFCs? ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 2027। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अप्रैल 2026 में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू वोल्केनो कहाँ पर है जो हाल ही में इरप्ट हुआ है, और ये ईस्ट जावा प्रोविंस में लोकेटेड है इंडोनेशिया देश के। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी हम जानते हैं और इसकी ऊंचाई 3676 मीटर है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन इंडोनेशिया। इंडिया का इकलौता हमारा कौन सा मड वोल्केनो है जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में था? तो ये कहाँ पर है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर है। यहाँ के किस द्वीप पर लोकेटेड है? तो याद रखिएगा बारातांग आइलैंड पे। ठीक है, ये पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि इरप्ट हो गया था। याद रखिएगा ये इकलौता इंडिया का मड वोल्केनो है जो कि बारातांग आइलैंड पे लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का। अप्रैल 2026 में फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किस संस्थान ने जारी किया? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है हाल ही में नीति आयोग ने। ये रिपोर्ट भारतीय क्रेडिट मार्केट में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनकी उद्यमशीलता में वृद्धि का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के अनुसार ऋण पोर्टफोलियो में महिला उधारकर्ताओं का हिस्सा अब 76 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत में कुल प्रणालीगत ऋण का 26% है। ठीक है, नीति आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और इसके सीईओ हैं निधि छिबर। ठीक है, नीति आयोग को फॉर्म किया गया था किस बॉडी को रिप्लेस करके? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नीति आयोग ने इसका 2nd एडिशन हाल ही में रिलीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और तीसरा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।